करना। अब एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल, अंडरलाइन इरिडीमेबल। एग्जाम में आपको ये ध्यान देना कि रिडीमेबल है या इनरिडीमेबल है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। एट ₹103 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। खुद ही क्वेश्चन में लिख रहा है पार वैल्यू 100 है, ₹3 प्रीमियम है, और खुद ही भी लिख रहा है इशू प्राइस 103। अरे बच्चे को भी तो कुछ दो मौका करने का। द करंट मार्केट प्राइस इज 94। द करंट मार्केट प्राइस इज 94। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 35%, यानी इसको 35% की टैक्स सेविंग होगी। क्वेश्चन में लिखा कैलकुलेट द अंडरलाइन करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मतलब करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाल के बताना है आपको। आज इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताना है। इन्वेस्टर अब इस बॉन्ड के लिए सिर्फ 94 रुपीज दे रहा है आपको, तो आंसर क्या होगा? तो नोटबुक में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। करंट कॉस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर दिया क्या आपने? इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड। आई कितना होगा? 12% ऑफ 100 रुपीज, 12 रुपीज। टैक्स रेट 35% है, तो 35% कम हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और अगर करंट प्राइस के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो 94। सॉल्व करने के बाद 100 लिख देना। बोलिए जी कितना आ रहा है? 8.3% अप्रोक्स आ रहा है। अब उसके नीचे एक नोट लिखना, नोट लिखना। यहां तक तो मॉड्यूल में दिया हुआ है आंसर, बट नोट लिखना। अभी आप लोग बात कम करो, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है आज। द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर is based on current price of debenture. Alternatively, we can calculate the cost of debenture by using net proceeds. By using net proceeds, we can calculate the cost of debenture by using। एग्जाम में क्या करना, अगर ये क्वेश्चन आ ही गया तो दोनों आंसर लिख देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं 103 से कराता हूं तो इंस्टीट्यूट 94 लेकर सॉल्व करती है, फिर मैं 94 लेकर सॉल्व कराता हूं तो अगली बार वो 103 लेकर सॉल्व कर देती है। तो बेचारा गरीब बच्चा परेशान कि क्या करें, तो क्या करें, दोनों ही लिख देने का। अब उनको जो चाहिए वो रख लेंगे और जो नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे, लेकिन आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे अगर निकालते हैं तो 8.3% है, और अगर जो कंपनी को जो फंड मिला था तो उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ये आंसर आएगा। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, बुक में नहीं है इसका आंसर। सेवन पॉइंट 57%। अगर हम इशू प्राइस लेते हैं, नेट इशू प्राइस, तो ये आंसर है। और अगर हम आज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है,
तो 8.3% है। दोनों लिख दिया हमने, बात खत्म। ये आपका हो गया इरिडीमेबल डिबेंचर का एक एग्जाम्पल। इज इट राइट? और जैसे जैसे आगे जाएंगे ये वाला फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना पड़ सकता है। तो आज एक नोटबुक में क्या करना, आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखते जाने हैं। तो पहला फॉर्मूला आज का आपका ये कहीं पे लिख के रख लेना, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। न्यूमरेटर में आप लिखते हैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, वो आपका खर्चा है, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया। और अगर आप चाहें तो उसको मार्केट प्राइस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी आज इस डिबेंचर को कोई खरीदता है या बेचता है तो उसका इफेक्टिव कॉस्ट या इफेक्टिव रिटर्न 8.3% होगा। करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे इफेक्टिव रिटर्न 8.3, लेकिन नेट इशू प्राइस के बेसिस पे हम निकालेंगे तो 7.57% आएगा। कौन सा चेंज हो गया? तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है। अगर कुछ भी चेंज हुआ ना कंपनी से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, तो उसकी मार्केट प्राइस बदलती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चेंज हो जाएगा। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बदलता है तो उससे क्या होगा, वो डिनोमिनेटर बदलता रहेगा। अगर हम करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर लेते हैं तो, और अगर हम इशू प्राइस लेते हैं तो वो तो लॉक है, वो नंबर तो आपने एक ही बार इनकर किया 103। अब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो इरिडीमेबल डिबेंचर का था। क्वेश्चन एग्जाम में जो ज्यादा आता है दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर, क्योंकि इसमें इनपुट ज्यादा लगेंगे आपको। रिडीमेबल मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक है फॉर्मूला मेथड, तो यहां पर लिखो फॉर्मूला मेथड। ये जो फॉर्मूला मेथड है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा नीचे। फर्स्ट मेथड, मेथड 1 इस फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या है, आई इंटू 1 माइनस टी। ये तो वही है, रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, आई इंटू 1 माइनस टी तो रहेगा। दोनों में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट इज अ टैक्स शील्ड, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। लेकिन इस बार मेरा एक और कॉस्ट भी है, एक और कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे। इस बार हम एक और कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं। कौन से एक और कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन। तो पहले मैं इसकी छोटी सी लॉजिक बता दूं। सपोज आपने 95 रुपीज फंड्स रेस किया, तो नेट प्रोसीड हो गया 95, और आपने इन्वेस्टर को बोला कि हम आपको 105 रुपया रिडीम करेंगे। हमने उससे कितना लिया, 95, देंगे कितना, तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आया, 10 रुपए का ना। 95 मुझे मिला और मैं 105 रुपए दे रहा हूं। मुझे मिला 95, मैं 105 दे रहा हूं, तो मेरे लिए 10 रुपए भी कॉस्ट है। तो 10 रुपए का जो कॉस्ट है मुझे उसको हर साल नहीं देना है, ये पूरे 5 साल का कॉस्ट है। वो इंटरेस्ट हर साल देते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को मैंने अलग रखा यहाँ पे, ये हर साल का कॉस्ट है। लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट है, इसलिए हम इसको ओवर 5 ईयर अपोर्शन कर देंगे। मान लो इसकी लाइफ 5 ईयर है, बॉन्ड की लाइफ 5 है, तो 105 माइनस 95 डिवाइड बाई 5, सॉरी हाँ, तो 2 रुपीज आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरे दो कॉस्ट हैं, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट है ही, और एक जो डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड है वो भी मेरा कॉस्ट है। यस और नो? तो अगर मैं 10 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो तो मेरा हर साल लग ही रहा है, और ये जो 10 रुपये मैंने ज्यादा दिया बट ओवर 5 ईयर है वो, तो उसका भी इफेक्ट 2 रुपये आना चाहिए मेरे आंसर में। यस और नो? बोलो यस।
इसलिए उन्होंने क्या किया है, आर वी माइनस एन पी अपॉन एन। और डिनोमिनेटर में क्या किया है, डिनोमिनेटर में उसने एवरेज ले लिया है, आर वी प्लस एन पी बाई टू, आर वी प्लस एन पी बाई टू। तो नेट प्रोसीड और रिडम्पशन वैल्यू का एवरेज ले लिया है, राइट। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि फंड्स तो हमने नेट प्रोसीड ही इश्यू किया है ना, इतना ही रेज किया है, तो एवरेज क्यों ले रहे हैं, पूछो ना। नहीं, आपने नहीं पूछा, मैं नहीं पूछा आपके भी आप में। एक स्टूडेंट क्या पूछेगा, हमने तो 95 ही रेस किया है ना, तो मेरा डिनोमिनेटर तो 95 ही होना चाहिए। 95 प्लस 105/2 एवरेज क्यों ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने लिख दिया फॉर्मूला, टीचर ने आपको रटा दिया और आप लिख कर आ गए, पास भी हो गए, सीए भी बन गए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुम अटक गए, सर ये तो हमें बताया ही नहीं था। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी लॉजिक है। नहीं सुनना चाहते तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, और सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना है। फिर वो लॉजिक आपको कहीं लिखना नहीं है, कुछ काम भी नहीं आएगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। हमने कितना फंड रेज किया था, 95। इस एग्जाम्पल में हमने 95 रेज किया है और 105 रिडीम करेंगे। कब रिडीम करेंगे, 5 साल बाद। तो हर साल कितना ₹2 अक्रू होता जा रहा है। इन्वेस्टर को बोलूंगा मैं तुमको ₹10 10 साल बाद 5 साल बाद दूंगा, तो हर साल मेरी उसके प्रति एक जिम्मेदारी डेवलप होते जा रही है। क्या, ₹2 की, 1 साल पार हुआ मतलब मुझे उसको ₹2 देने की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ये जो अमाउंट मैंने उससे 95 लिया था, अब वो 97 हो जाएगा 1 साल बाद, फिर वो 99 हो जाएगा, फिर वो 101 हो जाएगा। ₹2 बढ़ रहा है ना, क्योंकि पे तो मैं उसको कर नहीं रहा हूं। पे कब करेंगे, लास्ट में। पे तो 5वें साल के एंड में होगा। मैंने आपसे 95 लिया और 105 वापस कर रहा हूं, तो हर साल मेरा ₹2 ₹2 ₹2 ऐड होता जा रहा है। उधारी का खाते में ₹2 ऐड होता जा रहा है। अब इसका टोटल करो, 600 आ रहा है, डिवाइड बाई 6 करना जरा, कितना आ रहा है, करीब 100 आ रहा है। और अगर इसको मैं 95 प्लस 105/2 करूं तो ये भी शायद करीब 100 के आसपास आ रहा है, लगभग उतना ही आएगा। ठीक से करेंगे तो सेम मैच हो जाएगा। तो एक्चुअली हमको यहां पर क्या लिखना चाहिए था, ये सारे नंबर लिखकर इनको डिवाइड बाय 6 करना चाहिए था। अब मान लो 5 साल का है तो हम लिख भी देंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में ना 20 साल का भी आ जाता है, तो क्या वही बैठकर करते रहूं मैं। जब भी कोई सीरीज इस तरह से बनती है, तो अगर आप ये दोनों नंबर का भी एवरेज ले लेंगे तो उस सीरीज के एवरेज को मैच कर जाती है वो। कहीं तो पढ़ा था बचपन में, एपी में, एपी यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, मेरे को अब इतना याद नहीं है, बहुत साल पहले पढ़ा होगा मैंने फाउंडेशन में। इसलिए वो एवरेज फंड यूज लिख रहे हैं, और एवरेज फंड भी कैसा, हर साल वो बढ़ रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए एंड टू एंड का नंबर लेकर उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, विच विल गिव मी द सेम आंसर इफ आई टेक द अमाउंट ऑफ ईच ईयर। ओके, तो ये इस फॉर्मूला। आज मैंने तुमसे पैसे लिए और तुमको 5 साल बाद वापस करना है, ₹10 ज्यादा, तो हर साल का खर्चा ₹2 आया ना। तो तुम उसमें और क्या, उसमें तुम अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो। हर साल ₹2 दे रहा हूं ना मैं तुमको, इधर ₹2 हर साल बढ़ता जा रहा है ना। तो आपका ये जो आपसे हमने उधार लिया वो भी ₹2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक इस फॉर्मूले का एक एडवांटेज क्या है कि आपका आंसर फटाफट तुरंत आ जाएगा। बस नंबर डालो, कैलकुलेट करो, आंसर बाहर। इस फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला जो है, इट गिव्स यू, कहीं पर लिखा हुआ भी था पहले,
इट गिव्स यू अप्रोक्सीमेट आंसर, लिखा हुआ था ना, दिस फॉर्मूला गिव्स यू अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, जो कि मैंने नीचे एक नोट में लिखा हुआ भी है, यहां पर लिखा देखना, नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, द अबव फॉर्मूला गिव्स यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, वाई इट गिव्स यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट, ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, because it ignores time value of money, because it ignores time value, because it ignores time value of money लिख लिया नीचे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो अगर आपको पूछे कि ये फॉर्मूला 100% एक्यूरेट है कि नहीं, तो आंसर है नहीं। ठीक है, काम चलाऊ फॉर्मूला है ये, इफेक्ट आएगा ना, दोनों फिगर का डिफरेंस है तो आंसर पे फर्क पड़ जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सिर्फ 95 लूँ डिनोमिनेटर में तो आंसर डिफरेंट आएगा, और 100 लूंगा तो आंसर बदलेगा ना, फर्क होगा ना। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मार्क करना है कि दिस फॉर्मूला गिव्स यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इट इग्नोर्स। फिर तुम पूछो ना कि सर हाउ इट इज इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कहाँ आपको लग रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है? कहीं लग रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है? कहाँ इग्नोर हो रहा है? देख कर बताओ कहाँ इग्नोर हो रहा है? वहां हो रहा है। अरे भाई वहां मतलब कहाँ? वहां मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, या दोनों में? इंटरेस्ट के पेमेंट में। पहली बात इसको देखो आप, और यही चीज इसके लिए भी लागू है। रिडम्पशन वैल्यू यहां पर है 1 साल 5 साल के बाद, नेट प्रोसीड कब है? आज, टुडे, और ये है आफ्टर 5 इयर्स। बीच में भी अलग अलग फिगर अगर आप कंसीडर करेंगे तो उनकी भी टाइमिंग अलग है। आपने क्या किया, सबको एक साथ ही जोड़कर एवरेज ले लिया, तो आपको लगता नहीं कि वो गलत है? क्योंकि 105 रुपया और 95 जो एक दूसरे से 5 साल के गैप में खड़े हैं, उसको आप ऐड कर रहे हैं। ये तो महागलती है, महापाप है, घोर अन्याय है। और वही चीज यहां पर भी है, एनवी और आरपी 5 साल खड़े एक दूसरे के अगेंस्ट, 10 साल भी हो सकता है, 10 साल वाले प्रॉब्लम है, फिर भी आपने उनका डिफरेंस ले लिया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपने इग्नोर किया है। इसीलिए जितना इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा, आरबी माइनस एनपी का जितना गैप ज्यादा होगा, उतना ही ये आंसर गलत होगा, उतना ही आंसर एक्चुअल आंसर से दूर भागेगा। और जितना इनके बीच गैप कम होगा, उतना ही ये आंसर एक्चुअल आंसर के नजदीक आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दोनों को 100 माइनस 100 कर दिया, गैप ही नहीं है, तो गैप ही नहीं है तो क्या होगा, ये फिगर अपने आप ही 0 हो जाएगा, ये 100 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। इज इट राइट? जितना गैप ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट आंसर से अप्रोक्सीमेट आंसर में गैप भी ज्यादा आएगा। तो उस केस में हम आईआरआर यूज करते हैं। हाँ बोलो। वो यानी कौन सा वो? अरे ऐसे हाथ से मत बताओ, हाँ ऐसे बोलो। हाँ जी, डायग्राम वापस बना दूं? 5 रुपया और निकालो। एक ही चीज को दोबारा पूछोगे तो उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, ये लो डायग्राम बन गया। आप क्या करना चाहते हो? जैसे आपने वो जो आपने ये किया था सर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे 2-2 रुपए, 2-2 रुपया। हाँ सर, वो 95 जो टुडे वाले पॉइंट में ये फॉर्मूला तब लग रहा है, मतलब टुडे का आज का जितना है ना सर केडी, वो निकल रहा है टुडे का। मुझे अगर वो सेकंड पॉइंट पे निकालना है तो सेकेंड ईयर पे निकालना है तो हाँ ये पॉइंट, तो हर पॉइंट पे कैलकुलेशन फिर वैसा ही होता रहेगा। फिर उस पॉइंट पे आपको देखना है कि इशू प्राइस वाला रेट लेना है या मार्केट प्राइस वाला लेना है। तो इसके बाद आप कोई भी दिन करेंगे तो इशू प्राइस के बेसिस पे करेंगे तो कैलकुलेशन तो फिर वही रहेगा।
लेकिन अगर इसके बाद करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 साल बाद होने के बाद आपने निकाला, तो फिर मार्केट प्राइस लेके करेंगे। तो उस दिन जो मार्केट प्राइस रहेगी वो लेंगे, जितने ईयर बच जाएंगे वो लेंगे। इज इट राइट? तो अपने आप ही आपका कैलकुलेशन हर साल फिर चेंज होगा। हाँ, कैसे क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन तो आएगा ही ना, ये तो बहुत बार आ चुका है। मैं आपको सिखा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बीच वाले को भी सॉल्व करना सिखा देंगे। हाँ, रिडम्पशन वैल्यू जो है वो अभी पीछे की 2 टर्म में तो 2 रुपए गया है। हाँ, आगे वाले में तो भैया ये जो फॉर्मूला है तब यूज करना है, इश्यू प्राइस के बेसिस पे करना है ना। बाद में तो तुम वही लोगे ना, करंट मार्केट प्राइस जो दिया रहेगा वो। ठीक है, चलिए। अब इस फॉर्मूले में एक और गलती है, उसको उन्होंने नीचे सुधारने की कोशिश की है। इनका मानना है कि इंटरेस्ट पे टैक्सशील मिलेगा I इंटू 1 माइनस टी। लेकिन स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि जो डिफरेंस बिटवीन नेट प्रोसीड एंड रिडम्पशन वैल्यू है, इस पे भी तो टैक्सशील मिल सकता है। यस और नो? आप 95 के बदले 105 पे कर रहे हैं, तो जो 10 एक्स्ट्रा पे करे उस पे भी तो टैक्सशील मिल सकता है। अगर उस पे भी टैक्सशील अगर मिल सकता है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम इंटू 1 माइनस टी कर सकते हैं। फिर उसको भी हम इंटू 1 माइनस टी, अगर उस पे भी टैक्सशील मिल रहा है, वो जो आप हर साल अमोर्टाइज कर रहे हैं डिफरेंस को, उस पे भी अगर टैक्सशील मिल रहा है तो उसको भी इंटू 1 माइनस टी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस टी एंड 1 माइनस टी कॉमन हो गया। तो अब ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा आई प्लस, मैं थोड़ा मैथ्स में कमजोर हूँ इसलिए मेरी हेल्प करते रहना, ठीक है? तुम लोग महान हो, मैं हूँ नादान। 1 माइनस टी डिवाइड बाई, वापस डिनोमिनेटर वही रहेगा, तो आपका फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। या फिर आप क्या करना, सिर्फ इसको ही इंटू 1 माइनस टी कर देना, जो याद रहे। अगर दोनों पे टैक्सशील मिल रहा है तो दोनों को इंटू 1 माइनस टी कर दो। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पहले ये किया और उसके बाद कुछ ने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों किया। आई प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन, और इसमें कॉमन क्या है, इंटू 1 माइनस टी अपॉन आर वी प्लस एन पी बाई 2। अब यहाँ पर नीचे इंस्टीट्यूट ने जो नोट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट मे यूज एनी वन ऑफ द अबव फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नोट नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ डेट विथ लॉजिकल एजम्पशन। एक चीज आपको मैं और बता दूं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे कि ये जो दोनों फॉर्मूला दिए गए हैं, इसमें जितना डिफरेंस आरवी और एनपी के बीच ज़्यादा होगा उनकी एक्यूरेसी घटेगी, उनकी एक्यूरेसी घटते जाएगी, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट और बढ़ता जा रहा है। फिर लिखा है देयरफॉर वन शुड नॉट यूज दिस फॉर्मूला इफ डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड इज वेरी हाई। मान लो नेट प्रोसीड है 90 और रिडम्पशन वैल्यू 120, तो यहाँ पर गैप 30 रुपए का बहुत ज़्यादा है। डिबेंचर बॉन्ड के केस में 30 का गैप बहुत ज़्यादा होता है, 2 4 5 रुपए ठीक है, इतना गैप होता है। तो फिर अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट से और दूर भागेगा, एक्यूरेट से और दूर भागेगा। अब इस फॉर्मूले को कब यूज नहीं करना है, बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। नॉट सुटेबल इन केस ऑफ ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, नॉट सुटेबल इन केस ऑफ ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड। अगर मान लो फेस वैल्यू 1000 है और रिडम्पशन इस तरह से दिया हुआ है कि ईयर 1 में आपको 200 रुपया रिडीम हो जाएगा, ईयर 2 में 200, 3 में 200, 4 में 200, 5 में 200। तो कुछ कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू को रिडीम करती है। तो अब आप उस फॉर्मूले में इसको बैठा ही नहीं पाओगे। अब उस फॉर्मूले में एक ही अजम्पशन है कि जितना फेस वैल्यू है ये पूरा लास्ट ईयर में रिडीम होता है विथ प्रीमियम और विथ डिस्काउंट इज ओके। बट अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, उसके लिए फिर वो आईआरआर मेथड ही यूज हो पाएगा।
उसके लिए फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, आरआर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख कर रखना। अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, लिख कर रखेगा, इन दैट केस यूज आरआर, आरआर मत लिखना, ठीक है, IRR, यूज IRR मेथड। एक और पॉइंट यहां पे लिखना, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड cannot be used for zero coupon bonds and deep discount bonds और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कूपन इसमें होता ही नहीं है, इसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है। यस और नो? इंटरेस्ट चाहिए ना हमारे फॉर्मूले में, इसमें सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू ही होता है। तो ये जो फॉर्मूला, ये जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड के लिए भी यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जिस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट हर साल है, रिडम्पशन मैच्योरिटी पे है, वहीं ये फॉर्मूला यूज होगा। जिसमें रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में है या जीरो कूपन बॉन्ड है जिसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वहां ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। लिख लिया एक्स्ट्रा पॉइंट भी? नहीं, किसने बोला नहीं? जी जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी issued 10% debenture of 100 rupees each at a premium of 10% on 1/4/17 to be matured on 1/4/2022। कब इशू किया? 1/4/17। कब मैच्योर हो रहा है? 1/4/22। तो ये इसकी नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है? 5। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, तो रिडीमेबल बॉन्ड है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूम 35% टैक्स रेट। अब इस क्वेश्चन में डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी तो लिख दिया है, लेकिन मैच्योरिटी के दिन पेमेंट कितना करेंगे वो नहीं लिखा हुआ है। तो कितना करेंगे? 100 रुपया करेंगे या 110 करेंगे? सिर्फ जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। रिडम्पशन विल बी एट 100 रुपीज, ऑप्शन 2 110, दो में से एक जवाब सही है। 110 वाले प्राणी पहले हाथ उठाएं। रिडम्पशन 110 पे होगा, फेस वैल्यू पे होगा। मैंने आपको आज पिछले 1 घंटा 20 मिनट से क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? 1 घंटा, हाँ, कुछ नहीं दिया हो तो एट पार। इफ इंग्लिश में इफ नथिंग इज गिवन अबाउट मैच्योरिटी वैल्यू अज्यूम एट पार। हिंदी में अगर रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम पार या फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, ठीक है। मराठी मुझे आती नहीं। नाउ दोनों लैंग्वेज में समझा दिया, फिर भी 110 बोल रहे हैं। एक काम करो, क्वेश्चन में नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नोटबुक में लिखना है आपको फेस वैल्यू 100 रुपया है, इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस या नेट प्रोसीड कितना है बोलो ना। 100 रुपए का डिबेंचर, 100 प्लस 10, 110 में इन्होंने इशू किया है। रिडम्पशन वैल्यू पहले लिख लो ना तो बाद में भूल जाएंगे। अज्यूम एट पार, क्वेश्चन साइलेंट हो तो पार अज्यूम करना है। नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स। ये आपका वेरिएबल्स चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। 35%, 5 वेरिएबल चाहिए आपको। इंटरेस्ट रेट भी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना है? हेलो जी, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। ओके, इससे आपका काम हो जाएगा। वेरिएबल समझ में आ गया? इंटरेस्ट रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 10 रुपये इंटरेस्ट होगा।
यहां तक हमने लिख लिया, राइट? लिख लिया या बस दर्शन करके चले जाएंगे? जिनका हो गया है अब वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या हर साल इंटरेस्ट पे हो रहा है? हाँ, 10-10 रुपया। रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में है या मैच्योरिटी वाले दिन है? ऑन मैच्योरिटी है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। इज इट राइट? तो इसके नीचे लिखना अब आपको फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इंस्टीट्यूट आपको दोनों मेथड से अलाउ करती है, तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लो या वाईटीएम से सॉल्व कर लो, सॉरी आईआरआर से सॉल्व कर लो, ठीक है? फिलहाल इसी से करते हैं। आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइड बाय, पहले पूरा फॉर्मूला लिखो, आर वी प्लस एन पी बाई 2। इसमें क्या लिखा है? स्टूडेंट में अज्यूम, तो तुमको जो अज्यूम करना हो करो और आगे बढ़ो, ठीक है? यस सर। लिखा ना इंस्टीट्यूट ने, स्टूडेंट में अज्यूम एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला। तो अननेसेसरी काम नहीं बढ़ाना है, ठीक है? जिसमें कम कैलकुलेशन में काम हो जाए वो कर लेना है। तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 100 रुपए पे 10%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? तो 0.35। उसके बाद ब्रैकेट में रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए है, नेट प्रोसीड 110 है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। ये ब्रैकेट वाला फिगर नेगेटिव भी हो सकता है, जानबूझकर उन्होंने दिया है ताकि कुछ बच्चे उसमें गलती करें। ये फिगर ब्रैकेट वाला नेगेटिव आएगा, कंपनी को इसमें फायदा हो रहा है, 110 रुपया लेकर 100 रुपये वापस कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है 4.28 आ रहा है। हाँ जी, 4.28%। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? एक नोट लिखना, इट इज अज्यूम्ड दैट the difference between redemption value and net proceed is not टैक्स डिडक्टिबल। तो ये हमारा आंसर, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये नोट लिखना है, ठीक है? और अगर आप इसको यहाँ पर 1 माइनस टी भी कर देते हो तो नीचे आपका नोट होगा, इट इज अज्यूम दैट डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड इज टैक्सेबल, टैक्स डिडक्टिबल। जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसके हिसाब से अपने नीचे नोट को डिस्क्राइब कर देना है। इंस्टीट्यूट का आंसर भी देखो वही है। दुनिया में 3 प्रकार के आंसर होते हैं, राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, इंस्टीट्यूट्स आंसर। आपको राइट और रॉन्ग लिखना ही नहीं है, इंस्टीट्यूट्स आंसर लिखना है, ठीक है? या फिर दोनों लिखना है, या फिर दूसरा वाला आंसर होमवर्क में ट्राई करेंगे। 5 लाइन ब्लैंक रखो, बाद में तुम करते रहना, हाँ, लेकिन पूरा करके देखना कितना आता है। फुल लिखकर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड आप होमवर्क में ट्राई करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अ कंपनी इशूड, साथ साथ लिखते रहना है,
Company issued 10,000 10% debenture of rupees 100 each at par on 1/4/2012 underline to be matured on 1/4/2022. इस बार कितने साल हैं? 10 years है शायद. Company wants to know the cost of existing debt. Company wants to know the cost of existing debt on when the market price is 80 rupees. तो कंपनी वांट्स नो कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना है जब इसकी मार्केट प्राइस 80 रुपीज है. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. तो आप पहले लिखना बेसिक इंफॉर्मेशन, साथ साथ लिखते रहना है. फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया. और इस क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज. रिडम्पशन वैल्यू वापस बताओ कितना दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? आरवी नहीं दिया तो क्या करना है? 100 ले लेना है. नंबर ऑफ ईयर्स 10 है क्या? अब इन्होंने इंस्टीट्यूट ने 5 क्यों लिया है? उनके आंसर में 5 ले. जरा काउंटिंग और 1/4/2012 से 1/4/2022 तो 10 होता है. चलिए कोई बात नहीं, हम तो 10 लेंगे. शायद क्वेश्चन में कुछ लिखने में कमी होगी फिर, या डेट गलत दिया होगा. टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 35%. और इंटरेस्ट रेट कितना है? तो यहाँ पर हमारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स 10 दिख रहा है मुझे, और उन्होंने 5 क्यों लिया है वो मुझे नहीं पता. ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर. इंस्टीट्यूट का किसी के पास ओरिजिनल स्टडी मटेरियल है क्या? एफएम का ओरिजिनल स्टडी मटेरियल नहीं है? आया या नहीं आया? आया. रखा या बेच दिया? अच्छा, अभी खोला ही नहीं है. KD इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना आपको, I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP बाई 2. तो इंटरेस्ट होगा 10% ऑफ 100, 10 रुपया. टैक्स रेट दिया हुआ है 35%. रिडम्पशन वैल्यू 100 है. नेट प्रोसीड की जगह हम करंट मार्केट प्राइस ले लेंगे 80 डिवाइड बाय 10 ईयर्स. 100 प्लस 80 बाई 2. सॉल्व करके बताएंगे. फाइनल जवाब बताना है, ठीक से सॉल्व करना है. 5%. मुझे लगता है कि आप शायद गलत बोल रहे हैं. एक बार फिर से चेक कर लो. जिस व्यक्ति ने 5% बोला है वापस करो चेक. तुम कैलकुलेशन में अगर गलती करोगे तो हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे. 9.5% वाले व्यक्ति चेक करो. एक व्यक्ति ने 5% बोला. हाँ बस बस ठीक है. होमवर्क लिखना मेथड 2. उसमें आप इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 माइनस टी कर देना ऊपर RV माइनस NP को. ठीक है, तो होमवर्क में आप अलग मेथड से ट्राई करना. एक अजम्पशन लिखना, प्लीज नोट डाउन करो. इट इज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन about net proceeds, the market value of debentures is used.
द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज यूज्ड, हो गया। और इंटू 1 माइनस टी करके होमवर्क में ट्राई करना, एग्जाम में क्या करना हो सके तो दोनों मेथड से सॉल्व कर देना अगर आपके पास टाइम हो तो। अब एक ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें आपने फॉर्मूला मेथड यूज किया है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया आपने। फॉर्मूला मेथड में कुछ ड्रॉबैक है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, it gives you only approximate answer, it can be used only for those question where company pays interest periodically and the redemption is on maturity। but ये जो मेथड है इसको आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो जीरो कूपन बॉन्ड हो या हर साल रिडम्पशन वाला बॉन्ड हो या जिसमें सिर्फ कूपन पे हो रहा है लास्ट में रिडम्पशन होता है, और इसमें आपका आंसर भी एक्यूरेट आता है। तो इसका नाम है YTM अप्रोच और IRR अप्रोच। YTM का मतलब क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, और IRR मेथड ये भी लिख लीजिए। अभी कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली लिखती है, क्या लिखती है स्पेसिफिकली, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग IRR मेथड या यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी अगर आपने बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड किया, बॉन्ड को खरीदने से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक अगर आप होल्ड करते हैं तो उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करते हैं। यील्ड का मतलब है रिटर्न, किसी ने पहले भी एक बार पूछा था, यील्ड मीन्स रिटर्न टू मैच्योरिटी। अगर मैं आज खरीद के होल्ड करता हूं मैच्योरिटी तक तो मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, एंड दैट इज सेम एज व्हाट वी आल्सो कॉल्ड IRR मेथड। ओके, तो IRR मेथड हमें आज सीखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको करीब आगे ऐसे और 10-15 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद के भी चैप्टर्स में IRR निकालना है। व्हाट इज IRR और व्हाट इज YTM? YTM is the annual rate of return on an investment from the current date till maturity date, from the current date till maturity date। तो जरा ध्यान से, मैं भी एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको देखना, पहले भी बनाया था। आज आपने सपोज एक बॉन्ड या डिबेंचर परचेज किया, लेटेस्ट से 905 रुपए में, और इसकी मैच्योरिटी सपोज 5 ईयर है, ईयर 1 2 3 4 5। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैश इनफ्लो होगा, अगर आप कंपनी है तो आपको कैश आउटफ्लो होगा। मैथमेटिकली आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यस और नो, हाँ या ना? उम्मीद तो नहीं थी तुम इतना धीरे बोलोगे, बट फिर भी कोई बात नहीं, थक गए। अब इस पे आपको हर साल इंटरेस्ट सपोज पे करना है या रिसीव करना है, 100 रुपए इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एक और प्लस लिखा मैंने, मैच्योरिटी वैल्यू मान लो 1005 रुपए, पॉसिबल? तो आपको YTM या IRR निकालने के लिए क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दैट डिस्काउंट रेट, that discount rate at which PV of cash outflow या inflow is equal to PV of cash inflow। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। कंपनी का कॉस्ट निकालना, तो कंपनी को पहले 905 आएंगे और ये जाएंगे, इज इट राइट? बोलो यस, लाउडर। ओके, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवी ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो। बार बार वही बोल रहा हूं कि मैथमेटिकली इक्वेशन में आप लेफ्ट और राइट को अगर एक्सचेंज कर देंगे तो क्या आपका इक्वेशन बदल जाएगा? हाँ, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS।
क्योंकि कुछ बच्चे ना इसी में मेरा इतना दिमाग खा चुके हैं, आज तक सुनने कोई तैयार नहीं है। YTM is the internal rate of return at which current price of a debt equals the present value of all future cash flows. So the relevant cash flows are, ये बात अच्छी इंस्टीट्यूट ने इस बार स्टडी मटेरियल में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, डिटेल में भी बहुत सारा चीज लिखा है। तो पहले आपको देखना ईयर 0 में आपका नेट कैश फ्लो कितना होगा। अगर हम बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस साल हम नेट प्रोसीड लेंगे। नेट प्रोसीड कैसे निकालना है ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। या अगर आपका एग्जिस्टिंग डिबेंचर या बॉन्ड है तो फिर हम देखेंगे उसकी नेट प्राइस या मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस। मार्केट जैसे अभी वाले क्वेश्चन में मार्केट प्राइस लिया था हमने 80 रुपया, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। न्यू इंस्ट्रूमेंट रहा तो नेट प्रोसीड ले लेना, और एग्जिस्टिंग डेट दिया है तो करंट मार्केट प्राइस ले लेना, या दोनों में जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ वो ले लेना, ठीक है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड या डिबेंचर का कॉस्ट। तो पहले ईयर 0 में आपका नेट प्रोसीड या करंट मार्केट प्राइस ले लिया। अगर उसकी लाइफ सपोज 5 साल है तो फिर आपको देखना अगले 5 साल में कैश फ्लो क्या होगा। तो अगले 5 साल में 2 टाइप के कैश फ्लो आएंगे आपको, एक इंटरेस्ट और दूसरा रिडम्पशन। तो ईयर 1 to n में इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लेना, अगर टैक्स रेट दिया हो तो, और टैक्स रेट नहीं दिया है तो माफ कर देना, सिर्फ इंटरेस्ट ले लेना, और रिडम्पशन वैल्यू। तो ये हमारा कैश फ्लो पहले हमने निकाल लिया। फिर आपको एक डिस्काउंट रेट यूज करना है जिससे फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द नेट प्रोसीड और द करंट मार्केट प्राइस। सो हाउ टू कैलकुलेट रेलेवेंट कैश फ्लो। पहला इन्होंने स्टेप लिखा इंस्टीट्यूट ने, पहले आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो भी फ्यूचर कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब तुम पूछो ना कि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें डिस्काउंट रेट अज्यूम करना होगा, उसको बोलते हैं गेसिंग, इसलिए इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। जो प्रोसेस आप यूज करो इसका नाम क्या है, आप गेस करो कि इसका ये डिस्काउंट रेट होना चाहिए, उससे एनपीवी निकालना है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया दोनों का, तो रेट यूज करते हैं ताकि हमारा आंसर इनके बीच में आ जाए, या उस मेथड को बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। 2 को यूज करके तीसरे का फायदा उठाना, ठीक है। इंटरपोलेशन में 2 रेट यूज करके तीसरा रेट निकालते हैं हम, और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगा के आरआर निकाल लेना है। जिसने 11th-12th में अच्छे से मैथ्स पढ़ा होगा वहां पर वो इंटरपोलेशन में भी यही करते थे। 2 रेट दिया रहेगा आपको, उसको यूज करके एक तीसरा रेट निकालना है, 2 नंबर से तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है। और अगर आपने इंटरमीडिएट अकाउंट्स में हायर परचेस चैप्टर किया है, मुझे उम्मीद है किया होगा, वहां पर भी आरआर निकालने का क्वेश्चन आता है, ताकि आप उस इंटरेस्ट रेट से हायर परचेस पे कितना इंटरेस्ट है वो निकाल सके। किया है आपने, फिर तो मेरा काम इजी हो गया। वो क्या बोले, एफएम में सीखना है। मैं तो सोचा कि मेरा काम हो चुका है अकाउंट्स में। भैया बगैर आरआर के तुम्हारे हायर परचेस के कुछ क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे फिर तो। बहुत अच्छा, आज सीख लो और वापस सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाइए अपनी बुक में। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज एक आरआर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अरे रुको ना 2 मिनट, हो जाएगा अभी। कैलकुलेशन ऑफ द कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/2013, मेच्योरिटी डेट इज 18। हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, शांति बनाए रखें। अरे दादा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो टेबल पूछेगा तो हम बनाएंगे। कितने ईयर का प्रॉब्लम है ये, 5 साल। कंपनी वांट्स टू नो
यहाँ फिर से अंडरलाइन करना, करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट when the market price is 80 rupees assuming 35% टैक्स रेट। अभी आपने एक पिछला क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। 10% इंटरेस्ट रेट था, 100 रुपया फेस वैल्यू था, लेकिन उसकी लाइफ कुछ 10 साल थी शायद, आपकी इसमें 5 साल है, और इसका करंट प्राइस भी 80 रुपीज दिया हुआ, टैक्स रेट भी 35 दिया हुआ है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाता हूं, डोंट वरी, लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग IRR मेथड, यूजिंग IRR मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है ना, और टैक्स रेट कितना है, 35% है। तो यानी कि 6.5% तो आपका समझने के लिए लिखना है, अभी कहीं रफ में 6.5% तो लगभग आप इंटरेस्ट की वजह से पे कर रहे हैं, और उसके अलावा आपने 100 रुपये में रिडीम करना है, और 80 रुपया आपका करंट मार्केट प्राइस है, और 5 साल उसकी लाइफ है, तो 80 माइनस 20 डिवाइड 4। तो एक रफ, मेरे दिमाग में रफ अंदाज क्या आ रहा है, रफ अंदाज क्या आ रहा है, यानी कि एक लेमैन की तरह सोचेंगे, इतना आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, गांव का परदेशी सोच रहा है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, तो कोई भी रास्ते का आदमी भी बोल देगा कि 6.5% तो मेरा इंटरेस्ट की वजह से जा रहा है, और लगभग 4-5% मेरा वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से जा रहा है, तो लगभग 10-10.5% तो मेरा एक कॉस्ट मुझे दिख रहा है अंदाज। ये हो गया एक जनरल ऑब्जर्वेशन कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर करीब 10-10.5% के अराउंड हो सकता है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, आपको पूरा एक्यूरेट निकाल के दिखाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक रेट पहले हम गेस करेंगे 10%, क्योंकि हमें लगभग 10 के आसपास दिख रहा है, और दूसरा रेट फिर उससे थोड़ा ज़्यादा गेस करेंगे। ठीक है, हाँ पहले रफ में निकाल लेना है, उसके एक रेट उससे थोड़ा कम लेना, एक थोड़ा ज़्यादा लेना है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक लिख लिया, ये अपने मन में ये कैलकुलेशन करना, ये मैंने आपको ट्रिक समझाया कि कैसे हम गैस वर्क करते हैं। ऐसे गैस वर्क का मतलब ये नहीं कि कुछ भी गैस कर लो, जितना क्लोज गैस करेंगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, और जितना दूर गैस करेंगे उतना आंसर अपने एक्यूरेट से और दूर आएगा। रेडी, अभी लिखो, ईयर, कैश फ्लो, फिर लिखना प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, और एक लिख लो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 15%। अब तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। ईयर 0 लिखना पहले, फिर 1 to 5 लिखना क्योंकि 5 साल का है, और फिर 5। तो 4 कॉलम में मैंने आपका काम कर दिया। इंस्टीट्यूट ने तो 6 कॉलम दे रखे हैं। फैक्टर वो अभी तुम लोग बड़े होगा, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर। ईयर 0 में आपको यहाँ पर 80 लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में, तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। 80 लिख दिया, और 1 से 5 क्या लिखोगे। ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड की वैल्यू कितनी, 80 रुपए है। अगर आज मैं ये बॉन्ड खरीदता हूं तो मुझे कितना लगेगा, 80 रुपीज लगेगा। 80 गया, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 35% उस पर टैक्स भी लग जाएगा, तो यहां पर आपको 6.5 मिलेगा। 10 माइनस 35% ऑफ 10, और बाद में लास्ट में मुझे रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा ईयर 5 में। यस और नो। आज 80 रुपये जाएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। आज
फिर अगले 5 साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6.5, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट जाएगा। फिर 5वें साल के बाद मुझे 100 रुपए मिलेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपए जाएंगे। तो आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर मेरा अभी और दिमाग नहीं खाना है। पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो। अब आप इसका डिस्काउंट करो। ईयर 0 का अमाउंट हमेशा सेम रखते हैं। क्यों सेम रखते हैं? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट तभी आएगा जब कुछ टाइम में गैप हो। आज का 80 रुपया आज 80 ही रहेगा, चाहे कोई भी डिस्काउंट रेट ले लो। 1 से 5 का पहले आपको कैलकुलेटर पे ना एक फैक्टर निकालना है। हेलो जी, 1 से 5 का कैलकुलेटर पे फैक्टर, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालते हैं? अगर 1 से 5 का निकालना है तो अपने कैलकुलेटर पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का जो फैक्टर है उसको ऐड करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का फैक्टर को ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को। ईमानदारी से बताओ, आपने पहले पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना या नहीं पढ़ा है ना? तो फिर तो कैसे करेंगे? अपना कैलकुलेटर उठाओ। ये उठाया मैंने कैलकुलेटर, पहले इसको ऑल क्लियर कर लो। ऑल क्लियर कर लिया? मेमोरी में कुछ है तो नहीं पहले से 2 4 5? 1 डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट 10% है, 1 डिवाइड बाई 1.10 लेंगे। फिर इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो आपके कैलकुलेटर पर ना एक 0.9090 दिख रहा होगा, वो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। और ऐसा आपको इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 बार करनी है। इक्वल टू मेमोरी प्लस 2 3 4 5, उसके बाद एक MRC लिखा हुआ उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फैक्टर 3.79071। ऐसा बहुत लिखा हुआ है। एक मिनट, इसको लिखो मत, कैलकुलेटर पे ही रहने दो। कैलकुलेटर पे 3.790786 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो जरा, ये आपके 5 साल के फैक्टर्स का समेशन है। 5 साल के फैक्टर का ये टोटल है। बराबर आया क्या? नहीं आया तो फिर से देखेंगे बाद में। ये मेरे 5 साल का फैक्टर हो गया और कैश फ्लो 6.5 है। अब इसको इंटू 6.5 कर दो, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे 24 पॉइंट कुछ तो। हाँ जी बोलो। 64, बस 2 डिजिट काफी है, हमें कौन सा चांद पे जाना है। इज इट राइट? तो अपने कैलकुलेटर पे आप फैक्टर निकाल कर कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फिफ्थ ईयर का कैसे निकालेंगे? ये 5 रुपया दिख रहा है आपको, सॉरी 5 साल के बाद 100 रुपये मिलेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपने कैलकुलेटर पे एक बार वापस ऑल क्लियर कर देना, 100 रुपीज टाइप करना है। 100 दिख रहा है ये, डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू, ऐसा 5 बार इक्वल टू करना है। 2 3 4 5, 62.10 आ रहा है, लगभग 62.10 आ गया। आपको मैथ्स की क्लास में टीचर ने सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर। वही तो किया हमने कैलकुलेटर में। पहले हमने 100 टाइप किया, 1 प्लस आर मतलब 1.10 से डिवाइड किया, और 5 बार करना है आपको, तो 5 बार इक्वल टू प्रेस करना है। हमारा कैलकुलेटर इस ढंग से प्रोग्राम्ड है कि वो कर सकता है। अब आप इसका ठीक से टोटल करना, 2 नंबर पॉजिटिव और 1 नंबर नेगेटिव है, तो अपने कैलकुलेटर पे पहले पॉजिटिव वालों को ऐड करो। 24.64 प्लस 62.1 माइनस 80 करो जी, तो 6.74 करीब आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आया। तो हमें पॉजिटिव आएगा तो रेट ज़्यादा लेना होगा, पॉजिटिव आया तो रेट ज़्यादा लेना है। तो हमने 15% ले लिया। अभी एक बार यही एक्सरसाइज रिपीट करते हैं। यहाँ पे 80 लिख लो। अब 15% से आपको करना है। हेलो 1 मिनट, आप लोग क्या है, हर चीज़ आसानी से चाहते होगा नहीं, वो थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। फिर से आपको अपने कैलकुलेटर पे 15% का फैक्टर निकालना है।
ऑल क्लियर करो, मेमोरी में कुछ नहीं चाहिए। 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 बार करना है, फिर मेमोरी रिकॉल करना है। 3.352 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? इंटू 6.5 करो, 21.79 आ रहा है लगभग, 21.79 आया क्या आपका? अब ये कितना है? 100 रुपीज है। 100 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.15 करो और 5 बार इक्वल टू करो। 1 2 3 4 5, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो करीब ये 49.71 आ रहा है या 72, जो भी लिखना लिख। एक उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले 21.79 प्लस 49.71 इक्वल टू -80 करेंगे तो अब कुछ नेगेटिव आ गया, तो करीब 8.50 ऐसा कुछ आ रहा है। इज इट राइट? अब हम लगाने वाले एक फॉर्मूला और आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में एक और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप थोड़ी हड़बड़ी में हैं, तो अभी नीचे लिखना आपको IRR और YTM इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है L प्लस NPV एट L अपॉन NPV एट L माइनस NPV एट H इंटू H माइनस L। ओ माई गॉड, ये क्या है? L का मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट और H का मतलब है हाइयर डिस्काउंट रेट, ठीक है। N नाम से क्लियर है, L मतलब लोअर। तो 10 और 15 में लोअर रेट कौन सा है? 10 लेना आपको, लोअर डिस्काउंट रेट। बाद में आप बुक में पढ़ लेना, लिखा हुआ है। NPV L मतलब 10% पे कितना आया? 6.74। इसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो आपको किसी बुक में नहीं लिखा रहता है, बट इंटरपोलेशन कैसे काम कर रहा है समझना है आपको। और आप जब लॉजिक पता चलेगा तो मन इतना प्रफुल्लित होगा कि तुम मुझे और 500 रुपया दे दोगे। माइनस, ये माइनस है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ओ माय गॉड। तो माइनस माइनस 8.5 करो, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लिखना। H का मतलब हाइयर रेट, माइनस L का मतलब लोअर रेट। इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन मेथड। इंस्टीट्यूट ने इसका नाम दिया ट्रायल एंड एरर मेथड। हम ये क्वेश्चन को कल वापस इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करेंगे। तो आपका आंसर लगभग आ रहा है 12.21% लगभग। और हमेशा आपको यहाँ पे लिखना है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कुछ राउंडिंग ऑफ का इश्यूज भी रहता है। बोलो हाँ। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो with more practice on IRR. Thank you. Bye bye.